हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा अग्रवाल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, तो वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी से। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिशा और दूरी के बारे में बेसिक बताना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, और इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूरब, और इसको कहते हैं हम पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर किसी भी व्यक्ति का चेहरा उत्तर में है तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, यानी ये उसका दायां है और ये उसका बायां है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका चेहरा दक्षिण में है तो ये बिल्कुल उत्तर का विपरीत हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका चेहरा पूरब की दिशा में है, अगर वो व्यक्ति पूरब की दिशा में है तो उस व्यक्ति का ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और जस्ट इसी के विपरीत अगर किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम में है तो ये राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। देखिए, दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और हमने यहाँ से हम चले 15 किलोमीटर दक्षिण। फिर वो कहता है कि वह बाएं मुड़ा, यानी बाएं मुड़ने के लिए, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्यक्ति का चेहरा कहाँ है, दक्षिण में। अब वो जब वो दक्षिण में है, उस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में है, तो वो अपने बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ने के लिए उसका जो बायां सेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इस साइड। तो वो 15 किलोमीटर बाएं चला, पहले 15 दक्षिण चला, फिर 15 बाएं मुड़ा, उसके बाद आगे 15 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर। तो अभी वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, वो व्यक्ति जा रहा है आपका पूरब की दिशा में, लेफ्ट। जब वो व्यक्ति यहाँ पूरब में जा रहा है तो अब उसका जो लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, और वो 15 गया। जब वो 15 जाएगा तो वो इतनी ही दूरी कवर करेगा जितनी इसने इससे पहले कर रखी थी। तो वो 15 किलोमीटर ये चला और वो यहाँ आ गया। फिर वो कहता है कि अब वह अपनी शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में। तो उसकी जो शुरुआती स्थिति है वो ये है, और अब उसकी दूरी कितनी है, ये है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि अब वह अपनी शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है। तो वो अपनी शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, 15 किलोमीटर। और अगर आप अपने इस बिंदु से इस दिशा को देखें तो ये दिशा कौन सी बनेगी, ये दिशा बनेगी आपकी पूरब। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर पूर्व दिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कथन और निष्कर्ष। आपके प्रश्न में आपको दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष, और कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप जानते हैं कि कथन और निष्कर्ष के प्रश्न में आपको कथन दिया होता है और उसका निष्कर्ष दिया होता है। आपको उस कथन और निष्कर्ष के आधार पर ये बताना होता है कि आपके कौन सा प्रश्न सही है, क्या जवाब सही बैठेगा इसके लिए। जैसे कि आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है कोई देश इन दिनों
पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कथन ये कहता है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। उसका निष्कर्ष बोला गया है उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। इसमें बोला गया है दूसरा एक और आपका निष्कर्ष, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। अब इस कथन के आधार पर जो 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 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्षों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है? तो आपको इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहला तो आप कोई भी नेगेटिव बात अपने निष्कर्ष में नहीं लेंगे। दूसरी चीज, आपका जो भी कथन है और आपका जो निष्कर्ष है वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका कथन जो कह रहा है निष्कर्ष उसी के आधार पर तो होगा। तो अब इसने एक क्वेश्चन में बोला कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, तो पहला कथन कहता है आपका कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी इस देश को आवश्यकता होती है। ये बात तो सही नहीं है, ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो असंभव हो जाए, तो इसलिए पहला अनुसरण नहीं करता है। दूसरे में बोला गया है कि आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत होती है। ये कहता है कि पहला और दोनों, जब पहला भी गलत है दूसरा भी गलत, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क पर। कथन और तर्क का जो हमारा क्वेश्चन आता है, इस कथन और तर्क में ये होता है कि जो आपका कथन दिया गया है उस कथन के लिए जो तर्क है, एक तर्क नहीं में होता है और एक तर्क हाँ में होता है। आपको क्या लगता है, नहीं वाला तर्क मजबूत है या हाँ वाला तर्क मजबूत है? इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी होती हैं कि नेगेटिव बात को तो हमको लेना ही नहीं होता है और चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमारा प्रश्न कहता है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? पहला तर्क कहता है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। ये कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तो पहला तर्क कहता है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। दूसरा कहता है हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये कहता है हमसे कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग धंधे शुरू किए जाने चाहिए? तो पहला तर्क कहता है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जो चिमनियां हैं ध्वनि प्रदूषण बढ़ाती हैं, कई तरीके के प्रदूषण के कारण हमारे उद्योग धंधे बनते हैं। इसलिए आपका पहला तर्क मजबूत है। दूसरा कहता है हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये बात भी अपनी जगह सही है कि अगर नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, नए उद्योग धंधे शुरू होंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो इसलिए ये दोनों ही तर्क क्या हैं? ये दोनों ही तर्क आपके मजबूत हैं और हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तर्क पहला और दूसरा, दोनों मजबूत हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा कथन और निष्कर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कथन और निष्कर्ष का, और अब इसमें देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है आपसे कोई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। दूसरा कथन कहता है यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो इसमें लिफ्ट होती है। किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। निष्कर्ष कहता है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है। दूसरा कह रहा है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है।
और तीसरा कहता है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। जैसा हम लोग कथन में देख रहे हैं, ये कह रहा है कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट है। ये कहता है कि अगर किसी भवन में 3 मंजिल है तो लिफ्ट है। अब वो कह रहा है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर ये कह रहा है कि अगर किसी भवन में 3 मंजिल है तो इसमें लिफ्ट है। एक्स्ट्रा के लिए लिफ्ट आपकी एक्स्ट्रा में आप 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है कि, तो ये कह रहा है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ठीक है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर लिफ्ट है, ये तो गलत है, क्योंकि उसने कहा केवल तीसरी मंजिल, तो केवल तो नहीं होगा। उसके बाद वो बोल रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, तो 7वीं मंजिल में तो लिफ्ट है। ठीक है, यदि किसी भवन में तीसरी मंजिल है तो इसमें लिफ्ट है, ये बात सही है। लेकिन ये कह रहा है केवल तो नहीं हो सकता, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसने कहा आपको 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, कई व्यवसाय सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है, ये बात तो सही नहीं है। कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, तो केवल थर्ड अनुसरण करता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल थर्ड अनुसरण। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्लैम पॉइंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा वर्णमाला पर आधारित। इस क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि ये जो आपके दिए गया शब्द है, इस दिए गए शब्द से आप कौन से अक्षरों का प्रयोग करते हुए इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं इसमें दे रखा है आपको लैम्ब, तो आपका जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें एल है, ए है, एम है, बी है, तो लैम्ब तो बन सकता है। दूसरा दे रखा है बॉट, तो बॉट में बी है, ओ है, यू आपके प्रश्न में नहीं है, तो ये आप नहीं बना सकते। आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित शब्द में से कौन से अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार हैं। अगर आप देखते हैं क्रम अनुसार, तो क्रम अनुसार का मतलब है जो प्रश्न जो वर्ण वर्णमाला में पहले आता है वो पहले है, और जो बाद में आता है वो बाद में है। तो हम देखें अगर, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहले में हमें दे रखा है एस, दूसरा दे रखा है एच, तो भाई एस पहले नहीं आता, एच पहले आता है, तो ये तो नहीं है। सेकंड में देखें तो दे रखा है एच और ई, तो इसका मतलब है भाई ई पहले आता है, एच बाद में आता है, तो ये भी गलत है। इसमें देखते हैं हम, तो ये दे रखा है हमारा BILLOW। अगर हम इनकी क्रम संख्या देखें तो क्रम संख्या के हिसाब से बी हमारा आता है 2 पर, आई हमारा आता है 9 पर, एल हमारा आता है 12 पर, ओ हमारा आता है 15 पर, और डब्ल्यू हमारा आता है 23 पर। तो ये वर्णमाला का क्रम है, और ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल वर्णमाला क्रम के अनुसार है। तो बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। ये जो हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है सादृश्यता। सादृश्यता क्या होती है, इसमें आपको चुनना है कि संबंध एक दूसरे से क्या संबंधित है। इसमें दे रखा है हिरण, और हिरण के साथ दे रखा है मृग छौना। तो आपको पता होगा कि हिरण जो है, हिरण के बच्चे को मृग छौना कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें इसमें भी अगले प्रश्न का संबंध बताना है
कि घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो घोड़े के बच्चे को मेमना नहीं कहा जाता, घोड़े के बच्चे को बछड़ा नहीं कहा जाता, घोड़े के बच्चे को दादुर नहीं कहा जाता, घोड़े के बच्चे को कहा जाता है बछेड़ा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं हम। इसने बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न के दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनिए। क्वेश्चन में कहता है कि भागना चलना, जिस तरीके से भागना, भागना का जो हमारा विपरीत होता है वो होता है, जैसे हम भाग रहे हैं भागना, भागना का जो विपरीत होता है वो होता है आराम से चलना। यही संबंध हमें इनमें देखना है। ये कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है भारी वर्षा और बूंदाबांदी। अगर हम देखें, अगर भारी वर्षा हो रही है तो भारी वर्षा का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? हल्का बूंदाबांदी होना, बूंदाबांदी होना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारी वर्षा और बूंदाबांदी होना। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है वर्णमाला के आधार पर। इसमें आपको देखना है कि यहाँ आपस में अक्षरों में क्या संबंध बन रहा है। अगर आप देखें तो इनके अगर आप क्रम को देखते हैं तो इसमें दे रखा है आपको ई एच वी एस समानुपात एम जे अनुपात अगला क्या होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ई का जो हमारा क्रम होता है 5 और एच का जो हमारा क्रम होता है वो होता है 8। अगर हम इनमें अंतर को देखें तो +3 किया हुआ है। आगे चलते हैं तो हमारा वी का जो क्रम होता है वो होता है 22 और ए क्रम होता है 19। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसने क्या किया हुआ है, वी और एस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो गैप है वो है 3। नेक्स्ट दे रखा है आपको एम और जे, एम और जे। तो एम और जे, अब एम और जे में भी अगर आप देखते हैं तो एम और जे में भी डिफरेंस जो है वो कितना है आपका 13 और 10। तो डिफरेंस हो गया 3 का। तो आपको इसमें से भी वही चुनना है जिसमें डिफरेंस बनेगा आपका 3 का। तो अगर आप देखते हैं ओ को और क्यू को, तो ओ और क्यू की जो वैल्यू है वो है 15 और 17। तो इनमें जो अंतर बना वो 2 का बना, लेकिन आप अंतर कितना लेना है 3 का। अगर आप एन और आर को देखते हैं तो एन और आर का जो अंतर बन रहा है वो बन रहा है 14 और 18। तो 14 और 18 में जो अंतर बना वो बना 4 का, ये भी नहीं है। हम देखें क्यू और एम को, तो क्यू और एम में जो अंतर बन रहा है वो बन रहा है 17 और एम, क्यू कितने पर है हमारा 17 पर। ठीक है, और ये 17 और यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये भी इसका डिफरेंस आपका नहीं मैच बैठ पा रहा है। हम आते हैं एन और क्यू पर। अगर आप एन और क्यू पर आते हैं तो एन और क्यू में भी अगर आप देखते हैं तो एन का जो आपका डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 14 और 17, और 14 और 17 का जो अंतर हुआ हो गया 3। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एन और क्यू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, दिए गए विकल्पों में ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। हमसे कहा गया है कि जो संबंध आपका यहाँ दिया हुआ है वही आपको ढूंढना है आगे भी।
इसने बोला है ताला, ताला क्या करता है, रोक लगाता है। तो यहाँ कहा है कसा हुआ, कसा हुआ। तो ताला जो है हमारा, ताला जो है ये हमारा, ताला रोक का समूह वर्ग है। इसके बाद कसा हुआ, तो कसा हुआ, कसा हुए को खुला नहीं कहते, कसा हुए को खिड़की नहीं कहते, कसे हुए को द्वार नहीं कह, द्वार नहीं कहते, और कसे हुए को क्या कहेंगे, बंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बंद। अगला चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है लुप्त संख्या से, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या से। और लुप्त संख्या का प्रश्न है, प्रश्न में दे रखा है 1 4 27 256। आपको इसमें देखना है कि अगली संख्या क्या होगी। देखिए ये जो हमारा लुप्त संख्या का जो प्रश्न आता है ये हर बार यूपी पुलिस में पूछा जाता है। और इस प्रश्न में आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो पहली संख्या है और आपकी जो अंतिम संख्या है उस अंतिम संख्या का अंतर कितना बन रहा है। अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर एकदम बड़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है उस प्रश्न में किसी ना किसी तरीके से गुणा की प्रक्रिया चल रही है। अब वो प्रक्रिया गुणा की स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, गुणा हो सकता है, गुणा के बाद प्लस हो सकता है। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मेरे पास जो प्रश्न है वो है 1 4 27 और 256। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा जो एक है, एक जो है अगर मैं कहूँ तो एक क्या होता है, एक जो है एक का वर्ग होता है। अगर मैं दो को देखूं तो दो जो है दो का वर्ग है। और तीन को देखूं तो तीन तीन का क्यूब है। चार को देखा जाए तो चार चार का 4 बार गुणा है ये। तो अगला मतलब जब एक का एक बार गुणा तो एक, जब दो का 2 बार गुणा तो 2, जब 3 का 3 बार गुणा तो 27, 4 का 4 बार गुणा 56। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला आना चाहिए 5 का कितनी बार गुणा, 5। तो 5 का जब मैं 5 बार गुणा करूंगी तो मेरा प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 3125। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में बोला गया है आपको, अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए और x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याओं को आपको लुप्त हैं, दोनों संख्याओं को बताना है और उसके बाद उसके मान को बताना है। अगर हम देखते हैं हमारे प्रश्न दे रखा है 20 22 24 26 x 32 36 और y। तो अगर मैं 20 से 22 की तरफ चलूं तो जुड़ रहे हैं 2, अगर 22 से 24 की तरफ चलूं तो 2, और 24 से 26 की तरफ चलूं तो 2। इसका मतलब मेरी जो श्रृंखला चल रही है श्रृंखला में दो दो जोड़ा जा रहा है। तो इसी के हिसाब से यहाँ मैं 2 जोड़ूंगी तो बन जाएगा 28। यहाँ मैंने 2 जोड़ा तो बना 28। अब मैं आगे चली, आगे देखा तो यहाँ 32 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जुड़ गया 4। आगे चले तो 36 आ रहा है तो यहाँ जुड़ गया 4। तो अगला भी क्या आएगा, जुड़ेगा 4। तो अगर मैं 36 में जोड़ती हूँ 4, तो 36 में 4 जोड़ने पे बनता है 40। और मुझे बताना है दोनों का योग। तो 28 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 68, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 68 यानी डी। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं का वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जो पैटर्न में उपयुक्त होगा।
यानी इसमें बोला गया है जो इन सारे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो पैटर्न इनमें फॉलो किया हुआ है वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करता हुआ है वो बताना है। अब ये भी आपकी सीरीज ही है, इस सीरीज में भी कुछ ना कुछ एक जैसा होता है कि इसने क्या किया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने हमें क्या दे रखा है, यहाँ दिया है इसने हमें 1 1 2 1 1 3 1 और अगला दे रखा है 1 4 6 और 41 और हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, इसने यहाँ बनाया इसको 1, एक और एक कितना बना दिया इसने 11, एक और एक 11, तो 11 और 11 की पावर 1, एक और एक 11 और 11 की पावर 1, एक और एक 11 और 11 की पावर है हमारी 1। दूसरे में दिया हुआ है इसने 12 -1, तो जब 12 में से -1 करेंगे तब भी क्या बनेगा, तब भी 11 बनेगा। अगर हम 13, तो यहाँ इसने दे रखा है 13, तो यहाँ इसने क्या कर रखा है 13 का, इसने कर रखा है 13 का क्यूब, और आगे दे रखा है इसने 1, आगे दे रखा है इसने आपको 160, 160, तो 160 में भी आपने इसने आपका जो क्रम लगाया हुआ है वो भी दे रखा है 11 की घात 5। तो इस क्वेश्चन को समझना होगा हमें पहले कि इसने हमें इस क्वेश्चन में ये कहना क्या चाहता है। अगर हम इन सभी को ध्यान दें, ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन है और इस सीरीज में इसने 11 11 11 ले रखा है, फिर से 11 का स्क्वायर ले रखा है, हर बार इसने इसको 11 बनाया है, 11 बनाया है, हर बार माइनस करते हुए चल रहा है। तो इसी क्रम में हमारा जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसने पहले और अंतिम को जोड़ा है। देखो इसने क्या किया है, इसने आपको एक बार मैं फिर से क्लियर करके बताती हूँ, इसने इस प्रश्न में पहले और अंतिम अक्षर को जोड़कर, पहले और अंतिम अक्षर को जोड़ा है। तो पहले और अंतिम अक्षर को जोड़ने के लिए इसने क्या किया है, इसने यहाँ का एक और ये एक और ये एक 11, ये एक और एक 11 और ये एक और एक 11, तो अगला भी हमें वही लेना होगा जिसमें एक और एक बनेगा, एक और एक बनेगा। तो एक और एक बनने के लिए हमारे पास कहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ से हमारे पास एक और एक 11 बनेगा, यहाँ से बन जाएगा एक और एक 11। तो अगर आप देखते हैं एक और एक 11, तो यहाँ बनाने के लिए इससे तो नहीं बन पाएगा हमारा। अब हमें क्या चाहिए, एक और एक 11, तो एक और एक 11 में अगर देखते हैं तो एक और एक 11 अगर आप उसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 11 का, एक और एक 11, पहले तो 11 ही रहा, फिर दूसरा बन जाएगा हमारा स्क्वायर, तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पूरा क्यूब, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इसकी 11 की घात 4। तो हमें चाहिए अगला 11 की घात 5, तो इसी क्रम में हमारा आंसर बनेगा पहला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। अगर आप इसको देखते हैं तो सेम जो फॉलो कर रहा है पैटर्न वो आपको बताना है। आपको दिया हुआ है GIKM और O। अगर आप इनके क्रम को देखते हैं तो देखते हैं GIKM और O आपका कितने पे होता है, 15 पर होता है। अगर आप M को देखें,
आपको मैं बताऊं, आप जानते होंगे हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है ए जॉटी। इसकी हेल्प से आप नंबरों को याद कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा ओ कितने पे मिला, 15 पर, ठीक है। ई अगर हमारा 5 पर है तो जी हमारा कितने पे होगा, 7 पर। आई हमारा 9 पर, के हमारा 11 पर, एम हमारा 13 पर और ओ 15 पर। तो इनमें देखिए +2, +2, +2 और +2। तो इसमें भी हमें वही सीरीज देखनी है जिसमें +2 का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है x +2 z +2 b +2 d और +2 f, तो आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फिर से श्रृंखला का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें श्रृंखला से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस हिसाब से आपका जो श्रृंखला का जो क्वेश्चन बन जाता है, चैप्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है, ये हमसे क्या कह रहा है इस प्रश्न में, ये कहता है आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे श्रृंखला पूछी गई है, श्रृंखला में इसका लुप्तमान आपसे पूछा गया है। लुप्तमान में आपको इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है A1C E4H 19M और MR। पहले हम यहाँ देखते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को देखें तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना, उस चीज़ को थोड़ा सा फिर से ध्यान में लाना पड़ेगा जिसमें हमने सॉल्व किए थे आपके क्वेश्चंस वर्णमाला के, और मैंने आपको इस वर्णमाला के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी था। इस वर्णमाला में आपको हमेशा इसकी नंबरिंग को ध्यान रखना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें भी वही है। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है आपको एक दे रखा है, एक के बाद दे रखा है 4। तो 1 और 4 में अगर आप देखें तो आपने कितना जोड़ा, 3। 4 के बाद दे रखा है 9, तो 9 आगे चले तो 4 में मैंने 5 जोड़ा तो बन गए 9, और आगे मैंने देखा दे रखा है 16। तो अगर मैं 16 जोड़ूंगी, 16 बनाना है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 में अगर मुझे 16 बनाना है तो 16 बनाने के लिए 9 में अगर मैं 5 जोड़ती हूँ, 9 में अगर मैं 5 जोड़ती हूँ तो 9 में मैंने 5 जोड़ा तो मेरा बनेगा 14, लेकिन वही नहीं बना। अगर मैं 6 जोड़ती हूँ तो बनेगा मेरा 15। तो इसका मतलब इसने कितना जोड़ा, इसने जोड़ा 7 जोड़ा, तो 9 और 7 हो गए 16। तो आपको कुछ बात समझ में आई होगी, यहाँ 3, 5 और 5 2, यानी 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो यानी आप 16 में जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 5 15 और 1, तो आपको लेना है 25। तो आपका आंसर डी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, आपका आंसर के लिए ऑप्शंस बचते हैं ए और बी। अब इन दो में से आपको चुनना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो अब इसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप देखें ए और सी, ए हमारा होता है 1 पर और सी हमारा होता है 3 पर, तो यहाँ कितने प्लस हुए, 2। अगर आप यहाँ देखते हैं ई हमारा होता है 5 पर और हमारा एच होता है 8 पर, तो 5 में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। यहाँ देखिए तो आई होता है हमारा, आई हमारा होता है 9 पर और एम होता है हमारा 13 पर। हमने यहाँ कितना जोड़ा, हमने जोड़ा, पहले जोड़ा 2, फिर जोड़ा 3, फिर जोड़ा 4, तो नेक्स्ट कितना जुड़ेगा, 5। तो 9 में 2 जोड़ दिया पहले, उसके बाद हमने यहाँ जोड़ा एक, एक में एक के लिए यहाँ 3 लिया तो +2 कर दिया, फिर हमने यहाँ 5 से 8 लिया तो +3 कर दिया, फिर हमने 9 से एम लिया तो 9 से 13 कर दिया, तो 9 में तो हमने 4 प्लस कर दिए। उसके बाद हम आए
13, 13 से हम आए आर पर, तो 13 से आर पर आए, यानी एम से आर पर आए हम। तो हमें यहाँ हमने कितना जोड़ा, हमने यहाँ अपना जो क्रम का जो हमारा चल रहा था 2 3 4, तो अगले क्रम में हमें कितना जोड़ना है, हमें जोड़ना है 13 में हमें 5 जोड़ना है। तो 5 3 8 और ये हमारा बन गया 18। अगर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है नंबर्स को ढूंढने में, तो आप क्या करेंगे, आपको ले लेना है इजोटी 5 10 15। अगर आप 15 पर आते हैं ओ, ओ के बाद हमारा क्या आएगा पी, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर, तो 15 16 17 18, तो 18 पर मिल गया हमारा आर। तो अब हमें पता चल गया कि 2 3 4, तो अगला 5, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए हमारा। तो अगर मैं इसी क्रम में देखूं तो मेरे पास जो 6 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, तो आर, आर में मुझे जोड़ना है 6, तो आर में 25 तो आ ही गई। अगर मैं आर में, अगर मैं आर में 6 जोड़ती हूँ, तो आर में 6 जोड़ने पर, एक सेकेंड, आपको या आप इसका दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये एम है, डबल सीरीज भी देख सकते हैं, 1 5 9 और 13। तो 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया। 13 के बाद क्या आना चाहिए, 13 के बाद आपका आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे गैपिंग देखेंगे तो 4 की, यहाँ गैपिंग देखेंगे 4 की, यहाँ गैपिंग देखेंगे तो 4 की, तो अगली गैपिंग भी कितनी होगी, 4 की। तो आपको क्या करना है, 13 में 4 जोड़ने हैं, तो बनेगा कितना, 17, और 17 के हिसाब से आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, हमसे कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दे रखा है ए एफ ए डैश यू और डैश, तो ए के बाद आया है ए 1 पर, उसके बाद आया है एफ, ई 5 पर, तो एफ हमारा 6 पर, तो ये आ गया 6। उसके बाद के हमारा 11 पर, तो यहाँ डिफरेंस 5 का, 6 में 5 जोड़े तो डिफरेंस 5 का, तो 11 में 5 जोड़ दिए जाए तो 16, 16 बन जाएगा। और 16 का मतलब होता है ओ 15 पर, तो पी किसने पर, 16 पर, तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 का मतलब पी, पी। अब पी के बाद अगर आप देखते हैं तो पी में आपको कितना जोड़ना है, पी में आपको जोड़ना है 5, तो 6 और 5 11 और 1 21, अब 21। तो अगर आप देखते हैं टी, टी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू, और यू का मतलब 21, तो यहाँ 21 आ रहा है। ठीक है, तो अगला भी क्या जोड़ेंगे आप, 5 जोड़ेंगे, 21 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो बन जाता है आपका 26, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूरब में है, डी से बी का घर किस दिशा में। बोला गया है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में, तो दिशाओं का तो ज्ञान आपको है ही। इसने कहा ए का घर बी के पश्चिम में है, तो ए का घर बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में, तो बी, अगर बी यहाँ है, ए का घर बी के पश्चिम में है, तो बी यहाँ है, तो बी का पश्चिम होगा ये, तो बी के पश्चिम में, तो बी, ए का घर बी के पश्चिम में, तो ए यहाँ होगा, बी के पश्चिम में ए, बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में होने का मतलब है सी, सी हमारा ऊपर होगा, और ये हो गया बी का घर सी के दक्षिण में, और सी का घर डी के पूरब में, और सी का घर डी के
पूरब में है, तो ये हो गया डी के पूरब में। पूछा है डी से बी का घर किस दिशा में है। अगर हम यहाँ से दिशा बनाते हैं तो डी से बी का घर किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी बन गई आपकी, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। और इन दोनों से बीच निकली दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माता है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि M R की पुत्री है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए किस तरीके से हमारा आंसर बना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्लस का जो अर्थ है वो पी क्यू की माता है। हमने देखा इसमें दे रखा है आपको डिवाइड का मीन्स कह रखा है पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता हैं, पी क्यू के पिता हैं का मतलब आर पी और एम क्यू। आर जो हैं आपके आर पिता हैं एम के, आर पिता हैं एम के, यानी ये जेंडर आपका मेल हो गया। आगे बोला गया है प्लस का अर्थ है कि पी क्यू की माता है, यानी एम एन की माता। अब आगे क्या कहा गया, एम एन की माता है। जब एम एन की माता है तो इसका जेंडर फीमेल हो गया। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आपको ये बताना है कि कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि एम आर की पुत्री है। तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि एम आर की पुत्री है, और इसके साथ ही हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस तरीके से, के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, यानी ये फीमेल, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। दामाद की बेटी कौन है, ये, यानी इसका जेंडर भी हो गया फीमेल। तो अगर आप देखें तो इसमें ये जो एल है ये इनकी बेटी है। जब एल इनकी बेटी है तो ये इनके हो गए नाना। आपसे पूछा गया है कि एल के की कौन है, तो ये नाना है तो ये नानी है, तो ये के की एल से क्या संबंध बन गया, नातिन। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नांकित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है और आयत पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा युग्म, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखें इसने कहा कि आकृति जो है वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, यानी ये जो आपका वर्ग है ये लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, वर्ग भारतीयों को दर्शाता है, और आपका जो आयत है वो पिताओं को दर्शाता है। अब हमसे पूछा गया है कि वो बताना है जो भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है, यानी भारतीय हों और लोकतंत्रवादी हों। तो आपको मालूम है कि लोकतंत्र क्या है, ये है आपका लोकतंत्र, और भारतीय क्या है ये। तो इसमें कौन से अक्षर ऐसे हैं दोनों के लिए यूज हो रहे हैं, तो आप देख पाएंगे ये जो पोर्शन है ये यूज हो रहा है आपका भारतीय और लोकतंत्रवादियों के लिए। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नांकित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें जाना है। देखते हैं किस तरीके से इसका ये आंसर है। इसने बोला आपको कि एक आरेख बताना है आपको, जो किसको बताए, त्रिकोण को बताए और षष्ठकोण को बताए। तो आप जानते हैं कि जो त्रिकोण है और जो षष्ठकोण है वो क्या है, वो ज्यामितीय आकृतियों के ही तो पार्ट हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा आरेख जिसमें ये दोनों आ जाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। आपको चुनना है, जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से आपको विषम अक्षर को चुनना है। इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे। जब हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर कोई क्वेश्चन आता है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन हमारे ये जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं इनमें या तो एक प्लस का सिस्टम होगा या माइनस का होगा, एक जैसा क्रम कुछ ना कुछ इनमें चल रहा होगा। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं एल के एम को, उसके बाद ई डी सी को। अगर देखें तो सी आता है आपका 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। एस आर क्यू को देखते हैं आप, अगर तो एस आर क्यू। आपको अगर चीज़ें याद ना हो तो आप अपनी फैसिलिटी के लिए अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज को याद रखने के लिए एजॉर्टी का यूज़ कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 और ये आपका 25। तो आप यहाँ देख रहे हैं टी कितने पर है आपका, 20 पर। जब टी 20 पर है तो टी से पहले आर एस टी, तो ये आपका 18, ये 19, ठीक है, और 20 पर हो गया आपका टी, आर एस टी, ठीक है। ये हमारा 18 और ये 19। अब हमने देखा हमारी तरीके क्या होता है, पी क्यू आर एस टी। यहाँ आपने देखा ये 18, ये 20, तो ये 19, ये 18, तो ये 17 और हमारा ये 17। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें सीरीज जो भी हमारी चल रही है, इस सीरीज में हमारा क्या हो रखा है, यहाँ पर भी एस आर क्यू दे रखा है। तो एस आर क्यू में 17 है, 17 के बाद 18 है, सॉरी 18, और ये हमारा है एस हमारा 19, ये 19, 17, 18 और 19। तो सीरीज में हमारी में क्या हुआ, ये भी हमारा एक क्रम चल रहा है। अगर आप आते हैं आई एच जी पर तो ये 7, ये 8 और ये 9, तो 9, 8, 7। लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो 13, 11 आपका जे, जैसे के कितने पर आपका 11 पर। और अगर आप आते हैं एल पर, जे के एल, और एल हमारा 12 पर। तो यहाँ क्या हुआ, 12, 11, 13, यहाँ पे यहाँ घट गया और यहाँ बढ़ गया, लेकिन क्रम क्या चल रहा था, 5, 4, 3 घट रहा है, 19, 18, 17 घट रहा है, 9, 8, 7 घट रहा है, इसलिए विषम संख्या हो गई ये। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आकृतियां दी गई हैं, बोला गया है उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी आकृतियों को अगर आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट जो है, जो सिंबल है वो इस तरीके से कटा है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन इसमें ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे बंदूक में लगती है गोली, उसी तरीके से टॉर्च में भी क्या लगेगा, टॉर्च में लगेगी बैटरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। आपको बताना है कि इनमें पहले वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो भी क्रम इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें किसके साथ फॉलो होगा।
तो 125, 3 और 5। तो अगर आप देखें 5 की पावर अगर आप 3 कर दें तो बन जाएगा 125। अगला दे रखा है 14641। तो अगर आप यहाँ 4 दे रखा है तो यहाँ कौन सी संख्या हो जिसकी पावर 4 हो जाने पर ये आंसर आ जाए। तो आप देखेंगे इसमें है 11। अगर मैं 11 की पावर 4 कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 14641। और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। आप देख रहे हैं आपकी जो प्रश्न आकृति है उसमें शेप इस तरीके से चली हुई है। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आप देखें ए में इस तरीके की आकृति नहीं बन रही है, बी में भी नहीं बन रही है, सी में, डी में भी नहीं बन रही है, और अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगी और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको निम्नांकित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। तो इस क्वेश्चन में प्रश्न आकृति को पैटर्न को पूरा करने के लिए आपका जो आंसर बनेगा, आपको चाहिए प्रश्न आकृति को पूरा करना है आपको यहाँ से, इसके बाद आपको इसको यहाँ लेना है। इसको पूरा करने के लिए अगर आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपकी जो रो है वो सीधी कट रही है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको निम्नांकित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। अगर आप देखते हैं आपके पास ये जो बीच का पोर्शन है वो इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए जब उस आकृति को आप जोड़ें। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी इन आकृतियों में हमारे पास इस तरीके का कोई भी पैटर्न ए में नहीं है, बी में भी इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं है, सी में भी नहीं है। हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नांकित उत्तर आकृति में से किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? इसमें अगर हम इसके विपरीत निकालेंगे तो विपरीत बनेगा, 4 का विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत हो जाएगा ये। क्योंकि आपका जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जो अपोजिट निकालते हैं एक तो गैप करके अगला जो संख्या या चिन्ह होता है वो उसका विपरीत होता है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दो विपरीत चीजें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं ये जो स्टार है और ये जो 4 आपके बॉक्स बना के डॉट लगी हुई है ये एक दूसरे के विपरीत है और ये यहाँ पर साथ में आ रहा है, तो यही नहीं बन सकता और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पक्षी के रूप में किसे पाला जाएगा। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे? बोला गया है कि चूहे को कुत्ता कहा जाए, चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को बोला जाए शेर और शेर को बोला जाए सांप और सांप को बोला जाए हाथी। तो आप जानते हैं हम इन सभी चीजों में से पालतू के रूप में किसको पालते हैं? हम पालतू के रूप में पालते हैं कुत्ते को और कुत्ते को बोला गया है नेवला। तो इस वक्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। बोला गया है पुलिस को कहा जाए शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को बोला गया है डॉक्टर, डॉक्टर को वकील
मतलब वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? हमारा इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षक, क्योंकि यहाँ पुलिस को बोला गया है शिक्षक, पुलिस को बोला गया है शिक्षक, क्योंकि हमें पुलिस जो चोरों को या अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करती है? पुलिस वो करती है, और पुलिस को ही बोला गया है शिक्षक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं? तो आप जानते हैं 29 दिन किसमें नहीं होते हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमारा जो 29 फरवरी होती है वो उस वर्ष में होती है जो कि 366 डेज का होता है, और 366 डेज का मतलब होता है जो वर्ष लीप ईयर होता है वही 29 की फरवरी होती है। और हम किसी भी वर्ष को चेक कैसे करते हैं कि ये वर्ष लीप ईयर है या नहीं? हम क्या करते हैं, दिए गए वर्ष में 4 से भाग लगाते हैं। अगर दिए गए वर्ष में 4 से भाग लगाने पर आपका जो शेषफल है यानी जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वो एक लीप वर्ष हो जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो एक सामान्य वर्ष कहलाता है। इसने पूछा है महीने में 29 दिन नहीं थे, तो अगर मैं 2000 में 4 का भाग लगाऊंगी तो पूरी तरीके से भागित होगा, 2004 में लगाऊंगी तो भी भागित होगा, 96 में भी तब भी होगा। लेकिन मैं 1966 में अगर भाग लगाती हूँ तो ये पूरी तरीके से भागित नहीं होगा। देखते हैं 1966, मैंने 66 में डिवाइड लगाया 4 का, तो 4 1 जा 4, बचा मेरे पास 2 रिमाइंडर, 4 1 जा 4, बचा मेरे पास 2 रिमाइंडर। यहाँ से मैंने 6 लिया और मैंने कहा 4 24, बचा रिमाइंडर 2, यानी ये क्या हो गया, एक जनरल ईयर हो गया। और जनरल ईयर में फरवरी 29 की नहीं होती है, 28 की होती है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो बोला सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, ये माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, ये पति है तो ये फीमेल है, तो सी कौन है डी की? जब ये इनकी माता है और ये इनके पति हैं तो ये हो गई इनकी सास, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे लड़के को दिखाया, एक व्यक्ति है उसने एक लड़के को दिखाते हुए बोला कि वह मेरी पत्नी की, कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, पत्नी की भाभी, पत्नी की भाभी, पत्नी की भाभी का पुत्र है, पत्नी की भाभी का पुत्र है। यानी पत्नी की भाभी क्या कहने का मतलब हो गया कि इस व्यक्ति के भाई की वाइफ का, इस लेडीज के भाई की वाइफ का बेटा है ये, यानी ये इसके भाई का बेटा है। तो भाई का बेटा इस लड़के के लिए क्या लगा, ये मामा का बेटा, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। बोला गया है राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, राम
राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर, 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो कितनी दूर बचा? 5। आंसर हो गया ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ए एक स्थान से प्रारंभ करके, इसका जो आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अगर यहाँ से देखा जाएगा तो ये दिशा कौन सी बनेगी? उत्तर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको यदि s का अर्थ है माइनस, q का अर्थ है गुणा, r का अर्थ है डिवाइड, p का अर्थ है प्लस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का जो आपका आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बॉड मास का यूज करना होता है। बॉड मास के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दे रखा है 1 p का अर्थ आपके सामने क्या है? p का जो अर्थ है, p का अर्थ इसमें आपको दे रखा है प्लस, आपने लगाया प्लस 45। r का जो अर्थ है, r का अर्थ है डिवाइड, आपने लगाया डिवाइड 2। q का जो अर्थ है वो है मल्टीप्लाई, आपने लगाया मल्टीप्लाई 2। और s का अर्थ है -4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1 + 45 अपॉन 2 इंटू 2 -4, 2 से 2 गया, 4 + 1 45 + 1 46, 46 - 4 हमारा आंसर आ गया 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ इंटू का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो 35 + 7 - 5 डिवाइड 5 इंटू 6 का मान क्या होगा? दिया हुआ इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसने दे रखा है 35 प्लस का अर्थ आपको मानना है डिवाइड 7, माइनस का अर्थ आपको लगाना है गुणा, डिवाइड का अर्थ आपको लगाना है प्लस, डिवाइड का अर्थ आपको लगाना है प्लस, और गुणा का अर्थ आपको लगाना है माइनस। ये आपकी इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 35, 5 × 5, तो आपके पास बन जाएगा +5 - 5। तो 5 का इंटू 5 से करेंगे आप तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 का इंटू 5 से करा हमने, 5 का इंटू 5 से करा, यहाँ जो वैल्यू है ये 5 नहीं है, ये आपकी वैल्यू 6 है। तो हमने 5 का इंटू 5 से करा तो बना 25 + 5 करा तो 30, और 30 में से 6 माइनस करा तो आंसर आ गया 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे वर्गों की संख्या पूछी गई है और वर्गों की संख्या जो हमारे इस क्वेश्चन में बनेगी वो बनेगी 23।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, हमसे वर्ग पूछे गए हैं। वर्ग अगर हम देखेंगे, वर्ग गिनेंगे, जब हम वर्ग गिनेंगे तो हम वर्गों को एक आकृति लेंगे। अगर एक आकृति लेने पे अगर हम गिनते हैं तो हमारे वर्ग बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी 12 हो गए। उसके बाद अगर हम चार चार आकृतियों को ज्वाइंट करेंगे तो चार चार आकृतियों को ज्वाइंट करने पर हमारे जो वर्गों की संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 6। अगर हम 9 आकृतियां लेंगे, 9 आकृतियां लेने पर हमारे वर्गों की संख्या निकल कर आएगी 2। अगर हम लेते हैं इसमें तिरछी आकृतियां, तो तिरछी आकृतियां लेने पर हमारे इसमें वर्गों की जो संख्या निकल कर आएगी, तिरछी आकृतियां लेने पर हमारे वर्गों की संख्या निकल आएगी 3। और ये हमारे जो वर्ग बनेंगे इसमें हमारे हो जाएंगे वर्ग 12 6 2 और 3, यानी 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 3 23, और ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या जो निकल कर आएगी वो आएगी 4। सबसे पहले हमने देखा एक आकृति से बने वर्ग। अगर हम एक आकृति से बने वर्ग देखते हैं तो हमको क्लियर नजर आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 हैं। 4 तो एक आकृति के हो गए। अगर हम दो आकृतियों को मिलाकर बनाते हैं तो दो आकृतियों को मिलाकर बनने पर हमारी जो वर्गों की संख्या निकल कर आ रही है वो भी 4 आ रही है। 3 आकृतियों से मिलाकर बनने की संख्या आएगी, तो 3 आकृतियों को मिलाकर हम बनाते हैं तो 3 आकृतियों को मिलाकर बनाने पर हमारे वर्गों की जो संख्या आ रही है वो 2 आ रही है। 8 आकृतियों 4 आकृतियों से बनाते हैं तो 4 आकृतियों से मिलाने पर हमारे पास वर्गों की संख्या आ रही है 1। और 8 आकृति से मिलकर बनने पर वर्गों की संख्या आ रही है 1। तो यानी 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, और हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, उत्तर आकृतियों से संबंधित आकृति चुनिए। यानी ये जो उत्तर आकृति है ये किससे संबंधित है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आकृति है ये तीनों आकृतियां एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन हमारी बाकी सभी ऑप्शंस में तीनों आकृतियां इस तरीके से एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संख्याएं जब अवरोही क्रम में लगाई जाएंगी तो आपके दाईं ओर से चौथी संख्या के दाईं ओर तीसरा अंक कौन सा होगा। तो हम इनको पहले अवरोही क्रम में लगाएंगे। अगर हम अवरोही क्रम में लगाने का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, तो हम सबसे पहले लगाएंगे 7 5। हमने लगाया 7 5 1 8 6 2 1 7 5 1 8 सॉरी 7 5 1 8 6 9 8 9। उसके बाद हमारा आ जाएगा 6 2 1 5, फिर आ जाएगा 5 9 4 2, फिर हो जाएगा 5 3 9 2, अगला हो जाएगा 4 6 9 7। अब हमसे इसने कहा है कि दाईं ओर से, यानी दाईं ओर से चौथा चलते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथी संख्या के दाईं ओर से तीसरा, तो दाईं ओर से तीसरा अंक हो जाएगा 2, और इसका जो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आपको विलुप्त संख्या को बताना है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज के क्वेश्चन में आपके जो पैटर्न्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, डबल डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता करते हैं, हम पता करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऑप्शन का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 1212 है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो चीज़ों में एकदम से बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ गई हैं, तो यहाँ चांसेस बन जाते हैं मल्टीप्लाई के। तो आपको यहाँ देखना है 2 से कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, जो यहाँ 42 लाया जाए। अगर मैं 2 का गुणा 3 से करती हूँ प्लस 6 करती हूँ, 3 दूनी 6 6, यहाँ 12 आ जाएगा। अगर 12 का गुणा 3 से करती हूँ, 12 3 36, और 36 में 6 जोड़ती हूँ आ जाता है 42।
इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो इंटू 3 प्लस 6 का पैटर्न चल रहा है, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलुप्त संख्याएं पूछी गई हैं ए बी सी डी, यानी जो ए बी सी डी का जो स्थान है, इसके स्थान पर क्या संख्याएं आएंगी। इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका जो आंसर दिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। इसमें एक पैटर्न को फॉलो करना है, ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें प्लस माइनस का सिस्टम चल रहा है। पहली जो आपकी सीरीज चल रही है वो माइनस की चल रही है, दूसरी जो सीरीज चल रही है वो आपकी यहाँ पर चल रही है प्लस 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 की चल रही है, तीसरी भी प्लस की चल रही है, और लास्ट वाली माइनस की चल रही है। यानी पहली सीरीज माइनस की है, दूसरी सीरीज प्लस की है, तीसरी सीरीज प्लस की है, तो चौथी सीरीज भी फिर से माइनस की ही होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी पहली सीरीज में -3 चल रहा है, तो यहाँ पे 21 होगा। यहाँ पर हमारा प्लस चल रहा है, लेकिन प्लस कितना चल रहा है, प्लस 3 4 5 चल रहा है। यहाँ पर प्लस 3 4 5 चल रहा है। यहाँ पर भी हमारा सिस्टम चल रहा है प्लस का, तो नीचे भी हमारा सिस्टम आएगा माइनस का। तो यहाँ हमने देखा तो हमारा यहाँ आ जाएगा 11, और क्योंकि यहाँ गैपिंग जो चल रही है हमारी चल रही है 4 की 3 की 4 की 5 की, तो यहाँ 3 की गैपिंग होगी 3 4 5 की। फिर इसी हिसाब से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ आ जाएगा हमारा, इस जगह पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ आ जाएगी 20। बी में ऑप्शन हमारा 21, 11, सी की वैल्यू 19, और डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन मार्क की जो आपकी वैल्यू होगी, क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 36। इस तरीके से आप देख पाएंगे 5 चौके 20, ये इसका मल्टीप्लाई और इनका जोड़, ये 8 3 24, और 8 और 3 का जोड़, ये 9 चौक 36, तो यानी इन दोनों का जोड़ ये, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नांकित सूची में एक अक्षर का प्रयोग नहीं किया है। एक अक्षर है जो ABCD का जो आपकी वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला इसमें यूज की गई है, लेकिन एक अक्षर ऐसा है जो यूज नहीं किया गया है। तो आप देखें इसमें आपको सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, डी भी दिखाई दे रहा है, एफ है, जी है, एच है, आई है, लेकिन यहाँ पर जे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न होता है वो ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे डाइसेस में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। हमने देखा 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो जो संख्या बच जाती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अब इन्होंने बोला था कि एक शीर्ष पर है तो तली में क्या होगा, तो तली में हो जाएगा 6, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपने एग्ज़ाम का पूरा एक प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द, अगले एक और प्रीवियस ईयर सेट के साथ। ठीक है, आपको अगर हमारा चैनल पे बताई गई चीज़ें, हमारी इंफॉर्मेशन आपके काम आती है, आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एक और सेट के साथ। तब तक के लिए